कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है वो कुछ ज्यादा ही है, या शायद किसी अपने के व्यवहार को देखकर मन में सवाल आता हो कि क्या सब ठीक है। देखिए, ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आम इंसानी भावनाओं और एक मनोवैज्ञानिक विकार के बीच वो बारीक सी लकीर आखिर होती कहाँ है। महान मनोविश्लेषक कार्ल युंग का ये विचार इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। उनका मानना था कि इंसान होने का मतलब सिर्फ अच्छा और रोशन होना नहीं है, बल्कि अपने गहन पक्ष या अपनी छाया को भी अपनाना है। तो ये जो हमारी आज की पड़ताल है, वो किसी को अलग या अजीब समझने के लिए नहीं, बल्कि इंसान होने की पूरी तस्वीर को देखने के लिए है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारे अंदर का वो गहन पक्ष कब एक मनोवैज्ञानिक विकार बन जाता है। वो कौन सा मोड़ है जहां रोजमर्रा की चिंता, उदासी या कोई आदत एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसे शायद पेशेवर मदद की जरूरत हो। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। असामान्य, इस शब्द का सीधा सा मतलब है जो सामान्य न हो। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? लेकिन मनोविज्ञान में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इंसानी व्यवहार के लिए कोई एक सही या नॉर्मल पैमाना बना ही नहीं है। जो एक के लिए सामान्य है, हो सकता है वो दूसरे के लिए बिल्कुल ना हो। तो जब कोई एक तय पैमाना ही नहीं है, तो फिर एक्सपर्ट्स किसी नतीजे पर पहुंचते कैसे हैं? इसके लिए वो एक खास फ्रेमवर्क या कह लें एक टूलकिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे द 4Ds यानी 4D कहा जाता है। ध्यान रहे, ये कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि ये सोचने का, चीजों को परखने का एक तरीका है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों डी अकेले काम नहीं करते, बल्कि ये मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। पहला है डीविएंस, यानी कोई व्यवहार समाज के हिसाब से कितना अलग या हटकर है। दूसरा है डिस्ट्रेस, यानी उस व्यवहार की वजह से उस इंसान को खुद कितनी तकलीफ हो रही है। तीसरा है डिसफंक्शन, मतलब क्या वो व्यवहार उसके काम, पढ़ाई या रिश्तों के आड़े आ रहा है। और चौथा है डेंजर, यानी क्या वो व्यवहार खुद उसके लिए या दूसरों के लिए कोई खतरा तो नहीं बन रहा। आमतौर पर जब इनमें से कई डी एक साथ मौजूद होते हैं, तब बात गंभीर हो सकती है। और पता है, इन 4D को भी देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक जो समाज की नजरों से देखता है, और दूसरा जो इंसान की अपनी भलाई पर ध्यान देता है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है सामाजिक मानदंडों से विचलन वाला नजरिया, जो कहता है कि अगर कोई समाज के बनाए नियमों को तोड़ता है तो वो असामान्य है। वहीं दूसरी तरफ है दुर्नुकूलक व्यवहार का नजरिया, जो कहता है कि नहीं, असली असामान्यता तो वो है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोके, उसकी खुशी छीने, भले ही समाज को उससे कोई दिक्कत ना हो। और ये उदाहरण इस बात को एकदम साफ कर देता है। सोचिए, क्लास में चुपचाप बैठा एक स्टूडेंट जो कोई नियम नहीं तोड़ रहा, समाज की नज़र में शायद एक अच्छा बच्चा है, लेकिन अगर वो डर के मारे अपने सवाल नहीं पूछ पा रहा, तो ये व्यवहार उसकी अपनी तरक्की में रुकावट बन रहा है। यानी सामाजिक रूप से सामान्य होते हुए भी मनोवैज्ञानिक तौर पर ये व्यवहार दुरानुकूलक या मैल एडेप्टिव है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि असामान्य व्यवहार को लेकर हमारी सोच यहाँ तक पहुंची कैसे। यकीन मानिए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। बहुत पहले ये माना जाता था कि ये सब बुरी आत्माओं का खेल है। फिर प्राचीन ग्रीस में हिपोक्रेट्स जैसे विचारकों ने कहा, नहीं, ये शरीर के अंदर तरल पदार्थों या ह्यूमर्स के असंतुलन से होता है। ये दिमागी सेहत को विज्ञान से जोड़ने की शायद पहली कोशिश थी। लेकिन फिर मध्य युग में हम वापस अंधविश्वास की ओर चले गए। सदियों बाद जब पुनर्जागरण और प्रबोधन काल में विज्ञान और तर्क ने वापसी की, तब जाकर मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ मानवीय व्यवहार की शुरुआत हुई। इस लंबे सफर के बाद आज हम किसी एक वजह को दोष नहीं देते। आज का जो नजरिया है वो इन सब से कहीं ज्यादा गहरा और जुड़ा हुआ है। आज हम जिस मॉडल को सबसे ज्यादा मानते हैं वो है जैव मनोसामाजिक मॉडल। ये कहता है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्फ एक चीज का नतीजा नहीं होती। ये असल में 3 चीजों, हमारी बायोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी और हमारे सामाजिक माहौल के जटिल तालमेल का नतीजा है। इसका पहला स्तंभ है जैविक, यानी हमारे जीन्स, हमारे दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे केमिकल्स का बैलेंस और हमारी शारीरिक सेहत। ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य की नींव की तरह हैं। लेकिन सिर्फ नींव काफी नहीं होती है ना,
दूसरा स्तंभ है मनोवैज्ञानिक। इसमें हमारे बचपन के अनुभव, हमारा पारिवारिक माहौल कैसा था, हम तनाव से कैसे निपटते हैं और हमारे अनजाने डर और इच्छाएं, ये सब शामिल हैं। ये सब मिलकर हमारी मानसिक इमारत को आकार देते हैं। और आखिरी में है तीसरा और बेहद जरूरी स्तंभ, सामाजिक और सांस्कृतिक। हमारा समाज हमसे क्या उम्मीद रखता है, हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है, क्या मानसिक बीमारी को एक कलंक माना जाता है, और हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। ये सारी बाहरी ताकतें हमारी मानसिक सेहत पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे कारक एक साथ काम कर रहे हैं, तो पेशेवर एक दूसरे से और मरीजों से साफ साफ बात कैसे करते हैं। यहीं पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्गीकरण का मकसद किसी पर ठप्पा लगाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को एक साझा भाषा देना है, ताकि वे लक्षणों को सही ढंग से समझ सकें, सही इलाज तय कर सकें और रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। दुनिया भर में मुख्य रूप से 2 गाइड बुक्स इस्तेमाल होती हैं। एक है DSM-5, जो ज्यादातर अमेरिका में चलती है, और दूसरी है ICD-10, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO बनाती है, और भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही लक्षणों के आधार पर विकारों को समझने में मदद करती हैं। तो बुरी आत्माओं से लेकर दिमाग के केमिकल्स और सामाजिक दबाव तक का ये पूरा सफर हमने देखा। इस सारी जानकारी के बाद सोचने वाली बात ये है कि आज हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी वो कौन सी पुरानी मान्यताएं हैं जिनकी कहानी को अब दोबारा लिखने का वक्त आ गया है।